कैसे हैं आप सभी दोस्त। जैसा कि आप जानते हो कि आपका टीजीटी का जो बैच था वो स्टार्ट होने वाला था पहले ही, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत बीच में खूब ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो कल मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। तो आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है ना, जो हमारा टीजीटी का नेक्स्ट पेपर आएगा उसके लिए खूब ज़्यादा हमारे पास टाइम है। ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इतना टाइम है कि आप दिन में 1-2 घंटा भी अगर पढ़ोगे तो आपका टीचर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर करने की। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आएंगे टीजीटी के, उसमें क्या होगा, जो आर्ट्स के एग्ज़ाम आएंगे टीजीटी वाले, उसमें क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जा रहा है। पहले इंडिया से वो पूछते थे आर्ट्स के बारे में, अब वो वेस्टर्न पूछने लग गए। वेस्टर्न में भी वो ज़्यादातर फ्रेंच पूछते थे, या यूरोपियन में कुछ जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, रोम हो गया, ठीक है, इटालियन हो गया, यहाँ इनके बारे में पूछते थे। अब क्या हुआ है, अब इन्होंने पूरे वेस्टर्न को कवर कर लिया, जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है ना सारा, वो तो हो ही गया। अब जापान, चाइनीज़, ये जो इनके भी जो आर्ट थी ना उस टाइम की इम्पोर्टेंट आर्ट, ठीक है, जैसे उनकी बुद्धिस्ट मंदिरों की, चर्च की, ठीक है, इनकी जो कलाकृतियाँ होती है जो बनाते हैं हम बाहर, जिससे ना जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और मोनालिसा की पेंटिंग, ऐसे हज़ारों पेंटिंग है जो ना खूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके किसने उनको बनाई, किस कलर से बने हुए हैं वो, ठीक है। ठीक है, वो मतलब ऑयल वाले पेंट से बने हुए हैं, तैलीय जो बोलते हैं ना, तैलीय कलर, उससे बने हुए हैं, या वाटर कलर से बने हुए हैं, कैनवस पे बने हुए हैं। मतलब ये चीज़ें भी पढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, दो कलर को मिला के कौन सा कलर बनता है वहाँ से लेके, और बड़ी बड़ी पेंटर कौन है, बड़ी बड़ी पेंटिंग किसने बनाई है इंडिया में, इंडिया से बाहर, ठीक है, कौन से मंदिर हैं इंडिया में बड़े फेमस, जैसे मंदिर हैं काफ़ी, तो वो किस राजा ने बनवाए, वो किस स्थापत्य कला पे वो बने हैं, ठीक है, उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किस कला से है, ठीक है। जैसे द्रविडियन बोलते हैं हम, जो साउथ के मंदिर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि द्रविडियन कला से बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे जो नॉर्थ वाले मंदिर होते हैं उसमें भी उस टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके अपने अपने अलग अलग मंदिरों की उनकी बनान। कश्मीर में थोड़े अलग मंदिर देखने को मिलते हैं, पूरी जो उड़ीसा हो गया थोड़ा, वहाँ थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि वो जो मंदिर हैं वो किससे बने हुए हैं, ठीक है। पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, कुतुब मीनार है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, मकबरे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम काफ़ी काल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस काल में क्या बना, ठीक है। जैसे बाबर आए, औरंगजेब, बाबर, शाहजहाँ, ठीक है, ये जो आए मुगल, इनके टाइम में कौन सी कला आई थी, ठीक है। ईरान से कौन सी कला आई इंडिया में, ठीक है, वो इंडिया की जो कला थी और ईरान की कला थी, वो मिलके एक नई कला का जन्म लिया उसने, ठीक है। राजस्थान की कुछ अपनी कलाएं थी, ठीक है। पहाड़ी, जो आपका पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड से ऊपर, उसकी थोड़ी अलग कलाएं थी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि आपको ना, देखो सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है, देखो मैं दोनों की बता देता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है, ठीक है, तो आप टॉपिक को मान के चलो कम से कम, जो हमारा पूरा 1 साल या उससे थोड़ा सा जल्दी हम कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगा ना वो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 20 से 25 मिनट पूरे दिन में आपको बस देना है एक वीडियो के लिए। उस वीडियो में जो आप पढ़ोगे उसको आपको अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे ना, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर पाओगे। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना, आप उसे 1 साल भी 1 साल बाद भी अगर उठाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या लिखा है, क्योंकि सबके अपने लिखने का तरीका होता है। कुछ लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म्स में, ठीक है, कुछ पूरा डिफाइन करके लिखते हैं बड़ा बड़ा। तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी उसको लिखना चाहो जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स के लिए क्या करना है कि या तो आप एक मोटा रजिस्टर ले लो ऐसा, ठीक है, ये एक मोटा रजिस्टर आता है, मेरे ख्याल से 400 पेज हैं इसके आसपास, ठीक है, स्पाइरल वाला। या तो आप ले सकते हो ये, ठीक है, ठीक है, ये 400 पेजेस वाला एक आता है। या फिर आप ले सकते हो जिसमें 100 पेजेस होते हैं, पतली पतली जो नोटबुक्स आती हैं जिसमें 100 पेज होंगे, 80, 90, 100 पेज के आसपास, ठीक है। या तो आप ऐसे ले लो, या आप ये ले लो। अगर आप ये बड़ा लेते हो तो इसमें कोशिश करो कि जैसे 400 पेज है ना, 100 पेज पे गैप पे अगर ये लेते हो तो इसमें तो पहले ही से ही वो उन्होंने डिवाइड कर रखा हुआ है, बीच में कलर पेपर डाला हुआ है, ठीक है। उस कलर पेपर से क्या होता है, ये पूरा जो आपका मोटा रजिस्टर ने 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। या तो आप वैसा ले लो एक बड़ा रजिस्टर, वरना ऐसी जो छोटी नोटबुक्स आती है ना, जो बच्चे जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 100 पेज की होगी ये,
ठीक है, 100 पेज होंगे, 80 से 90 या 100 पेज तक चल जाएगा। अगर ऐसे आप ले रहे हो तो 4-5 कॉपी ऐसी ले लो, ठीक है, 100 पेज वाली। और अगर किसी को ऐसे रजिस्टर में काम करने की आदत है तो वो एक रजिस्टर ले सकता है, ठीक है, बड़ा। इसमें क्या होगा, 4 पोर्शन हो जाएंगे, ठीक है, 400 पेज है, 4 पोर्शन हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम ना जैसे हमने ये एक नोटबुक बनाई, मानो राजस्थानी कला पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस एक पेज में ना आप राजस्थानी कला ही लिखो सारी चीज़ें। या मानो हम इसमें पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस कॉपी में आप सिंधु घाटी सभ्यता ही लिखो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जब आपकी अलग अलग कॉपी बन जाएगी ना अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आपको एक तो पढ़ने में खूब ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ऊपर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऐसी अलग अलग कॉपी बनाओगे ना, तो मानो अभी हमने मैंने जो नोट्स बना रखे अभी हमने उसमें से मानो अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके बारे में अभी मानो हमने 2-3 पेज लिख लिए, ठीक है, फिर हमने कुछ और स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हमने राजस्थानी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या हमने मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए हमारी अलग से कॉपी रहेगी। तो 4 से 5 कॉपी, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है, ये वाली छोटी वाली जिसमें 100 पेज के आसपास होते हैं, ठीक है, 4 से 5 कॉपी काफ़ी है। एक जो हमारी नोटबुक होगी उसमें हम एक टॉपिक अपना लेके चलेंगे। अब कैसे, मानो आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, तो मानो हमने 2-3 पेज का काम कर लिया आज, ठीक है, तो 2-3 पेज का काम करके इसको रख देंगे। मानो हमने कल कुछ और पढ़ा, परसों कुछ और पढ़ा, तो वो अलग अलग लिखते चल जाएंगे। फिर घूम फिर के जब हम 1 महीने नहीं 15-20 दिन बाद फिर वापस जब सिंधु घाटी सभ्यता पे आएंगे किसी और बुक में से, क्योंकि इसकी क्या है ना 20 से 25 बुकें हैं अगर टीजीटी आर्ट्स के बारे में आप पढ़ना चाहोगे, हर बुक में कुछ अलग ही आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कलेक्शन करते रहेंगे और इसमें लिखते रहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कलेक्शन करेंगे, इसमें लिखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले दिन ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते रहेंगे, 2 महीने तक इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको रख देंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसको हम थोड़ा लेंगे, कर देंगे, फिर हम कुछ नई बुकें उठाएंगे, उसमें से पढ़ेंगे, फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा वो हम इस नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। कोई दूसरी हम बनाएंगे हमारे आर्टिस्ट के ऊपर, ठीक है, इंडिया के जितने बड़े बड़े चित्रकार थे ना उनके ऊपर हम एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें धीरे धीरे ऐसे ऐड करते रहेंगे हम चीज़ें। जैसे स्कूल में होता है ना, मैथ्स की अलग बनाई, हिंदी की अलग बनाई, ठीक है, साइंस की अलग बनाई, फिर टीचर ने आज कुछ हिंदी का कराया रख दिया, फिर 2 दिन बाद फिर हिंदी का आपका क्लास लगी, फिर 2 दिन बाद आपने उसी में कॉपी में आगे लिखना। हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, रोज़ आपको कुछ नया नया पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, आपको हेक्टिक नहीं लगेगा, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे खूब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। मेरी मंडे से फ्राइडे क्लास चलेगी, ठीक है, कोशिश ये रहेगी मंडे से फ्राइडे क्लास करने की, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, कोई कॉलेजेस में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने दूसरी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो या तो आप देखो 20 से 25 मिनट की एक वीडियो रहेगी, ठीक है, या उससे भी कम रहेगी। तो आपको पढ़ना कैसे, देखो, जैसे मैंने वीडियो डाल दी, ठीक है, वीडियो वहीं पे लिंक पे मिलेगा जो अभी पहले आपको प्रबंधित कला वाले लिंक पे मिला था, ठीक है, उसे मैं बिल्कुल इतना वो कर दूंगा ना, उसकी एमबी इतनी कम कर दूंगा कि आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अब मैं उसका अल्टरनेटिव भी देख रहा हूँ कि बाई चांस कोई और प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जिस पर मैं पढ़ाऊँ तो अच्छे से आप उसको बार बार देख सको, क्योंकि वहाँ पढ़ने में काफ़ी बच्चों को खूब ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अभी स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, छोटी वीडियो रखूँगा। उससे क्या होगा कि जैसे मानो आप ये पढ़ोगे, ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊँगा, तो पहले क्या करोगे, आप 15 से 20 मिनट की मेरी वीडियो देखोगे पूरी, ठीक है, एक बार ही देखोगे बिना रुके, फिर नहीं समझ में आया दोबारा वही वीडियो आप देखोगे, ठीक है। देखने के बाद फिर आप कॉपी उठाओगे, फिर सेकंड बारी में, थर्ड बारी में फिर आप वो लिखना स्टार्ट करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। अब ये क्या है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या तो आप ऐसे लिख लो आपको समझ में आता है तो, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभी क्या ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी बोलूँगा तो आप वो हिंदी में नोट कर लो अगर हिंदी वाले बच्चे हो, इंग्लिश वाले हो तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स के टीचर बन रहे हो, और ज़्यादातर अब जो स्कूल हो रहे हैं ना वो सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जितने हिंदी मीडियम स्कूल हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश का भी सीखते रहो, ठीक है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। जो सबसे पहले हम हेडिंग डलवाएंगे ना वो डालेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता,
ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाई जाती है? जो आज के टाइम में जो हमारा पाकिस्तान है ना, और जो इंडिया है, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं वो तो हैं इस टाइम, जो सिंध है पाकिस्तान का, जो सिंध वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पे, और कुछ है इंडिया में। खूब बड़ी सिविलाइजेशन थी, ऐसा नहीं था कि एक दो सिटी थी, एक दो शहर थे, ऐसा नहीं था, ठीक है, खूब बड़ा एरिया था, ठीक है। मैं मैप में भी आपको इसका दिखाऊंगा कि कितना बड़ा एरिया में फैली हुई थी, ठीक है। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं हम इसको, जो यहाँ पे सभ्यता मिली थी हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो, मैं एक सेकंड आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा मैप आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत, ठीक है, इसके साइड में क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ तक पाकिस्तान है समझो, ठीक है। इसके नीचे तो समुद्र है, अरब सागर है ये तो, ठीक है, अरब सागर है। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये वाला एरिया राजस्थान हो गया, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ठीक है, ऐसे बटा हुआ है ना, ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ओके। तो ये जो इलाका है ना, ये वाला, ये सिंध है, ठीक है, ये पाकिस्तान का सिंध है, और यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे मानसरोवर है, ठीक है, भगवान शिव का घर है ना, कैलाश मानसरोवर। तो जो कैलाश मानसरोवर है ना इधर, ठीक है, सॉरी इधर नहीं है, इधर नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड, ये नेपाल हो गया, ठीक है, ये नेपाल है, यहाँ पे है वो कैलाश मानसरोवर, ठीक है, ये ऊंचाई पे है काफ़ी। तो क्या है ना कि 70 से 80% नदियाँ जो है ना वो यहाँ कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं, जो अभी तिब्बत में है, ये तिब्बत है सारा, जिसे चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं खूब सारी, उनमें से एक नदी है सिंधु, ठीक है, जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। तो ये जो यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं ना, ये नदियाँ ऐसे जाती हैं कश्मीर को पार करते हुए, ठीक है, 4-5 नदियाँ ऐसे निकलती हैं, और ये बाद में आके एक ही नदी में जुड़ जाती हैं, ठीक है। 4-5 नदियाँ निकली, वो एक नदी में जुड़ गई, वो एक नदी ऐसे 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 आती है और यहाँ पे जो अरब सागर है इसमें चली जाती है। तो ये जो नदी है ना, ये जब एक हो जाती है यहाँ से, तो इसी को बोला है इंडस रिवर, इसी को बोला है सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के आसपास जो भी लोग रहते थे, ठीक है, इस सिंधु नदी के आसपास जो भी लोग रहते थे ना, उस ही सिविलाइजेशन को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी सभ्यता को बोला सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्यों पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम? इस नदी की वजह से, ठीक है, क्योंकि इस नदी के आसपास ही ये बसी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। समझ में आया कि क्यों नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि कैलाश मानसरोवर से जो नदियाँ निकलती हैं वो बाद में जुड़ के यहाँ पे सिंधु नदी कहलाती है, और ये अरब सागर में चली जाती है। इसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, वो उन्हें सबको सिंधुवासी बोला गया, ठीक है। तो इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और ये खूब पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है, हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता नाम की भी चीज़ थी, वो कैसे पता चला वो अब हम बताते हैं। समझ में आ गया ना मैप से कि कहाँ पे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का सिंध है, ठीक है, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, यहाँ पे रावी नदी भी निकलती है, ये सिंधु नदी भी निकलती है, ठीक है। अब ये जो रावी नदी है ना, ये भी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से समझना, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक इंडिया में अंग्रेज हुआ करते थे, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल थे इंडिया में उस समय के, ठीक है, जो इंडिया को इंचार्ज करते थे ना, जो उस टाइम के इंडिया के इंचार्ज थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो जो हमारे एक डिपार्टमेंट है इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि पुरानी जितनी भी साइट्स हैं, पुरानी जितनी भी सिटीज़ हैं, पुराने मंदिर हैं, पुराने शहर हैं, उन सब की खुदाई करते हैं। ना केवल इंडिया में, इंडिया के आसपास जैसे इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पे भी जाके वो
खोज करता है, ठीक है। तो उसी के जो संस्थापक थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। ये सबसे पहले थे, ठीक है, उस विभाग के सचिव। अब इन्होंने, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, देखो खोजी तो वो इंडियन ने थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का राज था उस टाइम, तो महान कौन बना? अंग्रेज, ठीक है। भले खोजी इंडिया वालों ने, लेकिन नाम क्योंकि अंग्रेजों ने देखो बुक बनाई, उन्होंने सब कुछ लिखा, सब कुछ, तो वो तो अपनी तारीफ करेंगे। तो क्या हुआ, नाम किसको, श्रेय किसको जाता है इसका, खोज का? जॉन मार्शल को, कि इन्होंने शुरुआत करवाई थी। इन्होंने खोजा नहीं था, इन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था पाकिस्तान के इस वाले इलाके में, ये जो सिंध वाला इलाका है ना, यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम में रेलवे का काम चल रहा था, तो यहाँ पे रेलवे लाइन बिछनी थी, ठीक है, यहाँ पे रेल की लाइन बिछनी थी। तो उस रेल की लाइन को बिछाने के चक्कर में क्या हुआ कि जब उन्होंने खुदाई करी ना उसको, क्योंकि ये क्या था, वो थोड़ा उबड़ खाबड़ इलाका था, ठीक है, पठार टाइप थोड़ा इलाका था, तो इसको जब लेवल करने के लिए इसकी खुदाई की गई यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो जब उन्होंने खुदाई करी तो मजदूरों को क्या मिला कि अंदर से ईंटें निकल रही हैं, ठीक है। तो मजदूर भौचक्का हो गए कि भाई अंदर जमीन में से ईंट कैसे निकल रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम के इंजीनियर थे वहाँ पे, उनको इन्फॉर्म किया कि सर हम खुदाई कर रहे थे और हमें वहाँ पे कुछ मिला है, ठीक है, ईंटें निकल रही हैं वहाँ पे। तो उन्होंने वो रिपोर्ट भेजी जॉन मार्शल को, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम के वहाँ पे इंचार्ज थे। तो जॉन मार्शल को जब रिपोर्ट भेजी उन्होंने, इंजीनियर ने, दो भाई थे वो इंजीनियर, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी जॉन मार्शल को कि सर यहाँ पे हमें कुछ ईंटें बरामद हुई हैं, ठीक है, और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पुरानी ईंटें हैं। तो जॉन मार्शल ने वहाँ जाके विजिट किया, ठीक है, उस इलाके का, क्योंकि वो खूब बड़ा इलाका था, ठीक है, तो उस इलाके का उन्होंने मुआयना किया। उसके बाद जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई जो उस इलाके की खोजबीन करती, ठीक है। तो उस खोजबीन में क्या हुआ, हमें दो शहर मिले, सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। पहला था हड़प्पा। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा की सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी तो हमने एक नदी के नाम से रख दिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता, एक नदी के नाम पे रख दिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उस जो सिंधु घाटी थी ना, जो ये नदी जा रही है सिंधु, इसके पास जो सबसे पहला शहर ढूंढा गया उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। तो अब ये कुछ शहर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इन सबको, एक तो कौन सा शहर है, कौन से सन में उसे खोजा गया, ठीक है, किस नदी पे खोजा गया, ठीक है, और किसने खोजा, ठीक है, उनके नाम लिखने हमें, ठीक है। और पता कैसे चला हमें, वो एक तकनीक होती है, उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14, ठीक है। इससे हमें पता चला इसकी कि ये कितना पुराना है, ठीक है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वो कितनी पुरानी है, वो किससे पता चला, जो वहाँ पे अवशेष मिले ना, उनकी क्या की गई, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 बोलते हैं इसको, ठीक है, कार्बन 14, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये एक तकनीक होती है, इससे हमने पता लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, वो कितनी पुरानी थी। तो उससे पता चला कि कितनी पुरानी थी, 2350 BC से लेके 1750 BC के बीच की सभ्यता है ये, ठीक है। जैसे अभी हम कौन से उसमें सन में, अभी हम हैं 2023 में, ठीक है, 2023 में हम, पिछले साल किस में थे हम, 2022 में, फिर किस में थे, 2021 में, ठीक है। जब हम ऐसे पीछे चलते हैं ना, तो जाते 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 2000 ऐसे कम करके 1500 1000 करके हम जीरो पे पहुंच गए। ये क्या चल रहा है अभी, AD, ठीक है। इससे हम पीछे जाते जाते कहाँ पहुंच गए, जीरो पे, ठीक है। अब यहाँ जीरो से ये -1 -2 -3, माइनस को भूल जाओ, ठीक है, माइनस का मतलब है हम पीछे जा रहे हैं जीरो से। यहाँ पे कहते हैं कि क्रिश्चियन के जीसस का जन्म हुआ था जीरो में। जीसस का जिस दिन जन्म हुआ था उसके बाद से अंग्रेजों ने जो बनाया है ना ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो ग्रिगोरियन अब हम जो फॉलो करते हैं वो सब ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है, ठीक है। तो हम जीरो के बाद जो होता है उसको हम AD बोलते हैं, जैसे अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। इससे पहले का अंग्रेजों ने कहा कि भाई इससे पहले हमें कुछ नहीं पता है।
हमारे तो जीसस पैदा हुए थे इस दिन, इसके बाद जो भी सन है वो एडी हो गया। इससे पहले का उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से पहले वाली बात, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया तो उन्हीं का पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इससे कितना साल पहले है? 2350 साल पहले। अब यहाँ 0 से 2350 साल पहले से लेके 1750 के आसपास में ये सभ्यता रही। ठीक है, 2350 से लेके 1750 के बीच में ये सभ्यता फली फूली, उसके बाद ये गायब हो गई। ठीक है, धीरे धीरे। तो 0 से 2350 और 0 से 2023 आ गए, तो 2023 3 7 3 4 4372 के आसपास साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम। आया समझ में? 0 से 2023 चल रहा है अभी एडी, 0 से पहले की बात कर रहे हैं 2350 तो पहले हो गए, और 0 से 2023 अब जो चल रहा है, तो मतलब हम करीबन 4 से 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4000 साल पहले से भी पहले की बात कर रहे हैं हम, 4000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हम सोचो, हमें पता कैसे चला कि यार ये 4000 साल पुरानी सभ्यता थी? तो हमें पता चला है रेडियो कार्बन डेटिंग C14 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है, साइंटिफिक टेक्निक है ये, इसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 बोलते हैं। इससे हमें पता चला कि भाई इतने साल पुरानी है। ठीक है, अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अपने अनुसार अपने नोट्स बनाते रहो आप। ठीक है, या तो यहाँ से देख के आप बना लो। ठीक है, लेकिन इसे देख के बनाने से अच्छा है जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप समझो और उसे अपनी लैंग्वेज में आप वहाँ पे लिखते रहो। ठीक है, अब जो मेन बात होगी ना वो मैं बताता रहूँगा कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन क्या थी? एक तो हमें पता होना चाहिए था कि भाई ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है क्या, कहाँ पे है, किसने खोजा। तो इसमें हमें जो सबसे पहला शहर मिला था वो हड़प्पा शहर मिला था। ठीक है, अब इसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहर मिले हैं। ठीक है, 7 से 8 शहर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसकी खोज किसने की, या ये कौन किस नदी पे मिला। ठीक है, तो देखो, दो सबसे है मोहनजोदाड़ो, पिक्चर भी बनी थी, ऋतिक रोशन ने पिक्चर बनाई थी इसके ऊपर, मोहनजोदाड़ो के ऊपर। ठीक है, तो ये उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था। ठीक है, मतलब ये शहर ऐसा था, आज का जैसा आपका दिल्ली है ना, उससे भी एडवांस उस टाइम का ये शहर हुआ करता था। ठीक है, अभी इस शहर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना पेपर में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, एक मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये तो दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ये दोनों कहाँ हैं? ये इस टाइम पाकिस्तान में है। ये धोलावीरा, ये कहाँ है? इंडिया में। लोथल इंडिया में, कालीबंगा इंडिया में, चानुदारो इंडिया में। ठीक है, ये इंडिया में है। ये दो ऊपर के जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। अब सबसे पहले देखो, हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, उसके एक साल बाद फिर मोहनजोदाड़ो की भी खोज हुई 1922 में। अब जो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, ये आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, चार्ट बना लेना। ये शहर के नाम हो गए, ये इनके सन हो गए, कौन से सन में खोजे गए, किसने खोजे, कौन सी नदी पे और कौन से स्टेट में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सबसे पहले हम बात करते हैं 1922 में खोजा गया, RD बैनर्जी ने इसको खोजा। ठीक है, कौन सी नदी पे? ये मिला है सिंध नदी पे, सिंधु नदी या सिंध नदी, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, सिंध नदी पे। स्टेट कौन सा? कराची, आज का कराची, जो कराची शहर है पाकिस्तान में आज का, वहां ये मिला है मैं मोहनजोदाड़ो, सिंध नदी के ऊपर। 1922 में RD बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। दूसरा हड़प्पा, सबसे पहला शहर, 1921 में खोज हुई, दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, रावी नदी पे। रावी नदी बताया था ना, दो नदियां इंपॉर्टेंट है, सिंधु और रावी, रावी नदी। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान। ये जो रावी नदी है ना, इसके बारे में एक और चीज बड़ी फेमस है कि यहाँ पे 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था। आज से हजारों साल पहले 10 राजाओं ने इस नदी के पास युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कौन सी ऐसी नदी है जिसपे 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था? रावी नदी के ऊपर युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर धोलावीरा एक शहर है। ये शहर ऐसा शहर है जो पानी के पास था, जैसे आज का गुजरात का जामनगर या द्वारिका। ठीक है, या बॉम्बई। ठीक है, बॉम्बे या मुंबई। ठीक है, ये क्या है? पानी के आसपास है ना, चेन्नई पानी के आसपास है ना ये शहर,
तो ये उस टाइम का जो था, ये उस टाइम यहाँ पे ना जो जहाज हुआ करते थे ना बड़े बड़े, वो यहाँ पे आके रुकते थे धोलावीरा में। ठीक है, ये धोलावीरा क्या हो गया 1991 में, 1991 में इसकी खोज की गई। किसने की? जेपी जोशी। ठीक है, नदी अभी रहने दो, स्टेट गुजरात। ठीक है, गुजरात में मिला धोलावीरा। लोथल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर है ये लोथल। यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे ये सबसे बड़ा डॉकयार्ड था, ये मतलब शिप गृह था। यहाँ पे बड़े बड़े जो जहाज हुआ करते थे पानी के, वो आके यहाँ पे रुकते थे और यहाँ से व्यापार होता था पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में जो सभ्यताएं थी, जैसे चाइना की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामियम जो इराक के आसपास की सभ्यता थी, वहाँ पे, वहाँ से, और जो सिंधु सभ्यता थी, इनके बीच में जो व्यापार होता था वो इस शहर से होता था। तो लोथल, ठीक है, इसकी खोज 1935 में हुई। SR राव जो थे उन्होंने इसकी खोज की। इसकी जो नदी थी वो क्या थी? भोगवा। ठीक है, और शहर इसका गुजरात। ठीक है, नदी है देखो, गुजरात में तो है ही समुद्र, तो उससे आप याद रख सकते हो। मैप में भी मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो इलाका था यहाँ पे ये सभ्यता सबसे पहले फली फूली थी। तो ये देखो, ये गुजरात भी है ना, तो ये सब इधर है, ये इधर है। ठीक है, ये गुजरात के इधर है, ये वाले शहर लोथल हो गया। ठीक है, फिर कालीबंगा। ठीक है, 1961 में इसकी खोज की गई थी। बीबी लाल जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, कौन सी रिवर पे? घाघरा रिवर पे। ठीक है, कहाँ पे? कौन सा स्टेट है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ये कालीबंगा। फिर चानुदारो 1931 में MG मजुमदार ने सिंध पे है ये भी। ठीक है, सिंध नदी पे है। और सिंध स्टेट कौन सा? सिंध में। पाकिस्तान का जो ये वाला इलाका है ना, नीचे वाला, ये जो पाकिस्तान का नीचे वाला इलाका है, सिंध है। ठीक है, यहाँ पे। पंजाब कहाँ है? जो जैसे हमारा पंजाब है ना, ये आधा आधा उनका भी पंजाब है, पाकिस्तान वालों का ये पंजाब। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है हमें? यहाँ पे इस साइड मिला है हड़प्पा। ये जो इधर पंजाब है ना, ये इधर इधर क्या मिला? यहाँ हड़प्पा मिला है। यहाँ मोहनजोदाड़ो मिली है। ठीक है, यहाँ लोथल मिला है गुजरात में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है क्या, कौन से शहर मिले हैं, कौन से सन में मिले हैं, किसने ढूंढे हैं, कौन सी रिवर पे, कौन सी स्टेट पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 याद कर लो। ठीक है, इनमें से ही एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन से सन में किसने। ठीक है, अगर इसकी आप देखो ट्रिक भी कर सकते हो इसको याद करने की। अगर मान लो भूल जाते हो आप, वैसे 2 3 बार पढ़ोगे आपको तो याद हो जाएगा। सबसे पहला शहर हड़प्पा है। ठीक है, अब सोचो किसी ने किसी को हड़प लिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे? यार तुझे दया नहीं आई, तूने उसको हड़प लिया। अब क्या है, आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं ना, यार हड़पना, दया, तो आपको याद आ जाएगी यार हड़प्पा की किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। तो हड़प लिया मतलब यार दया नहीं आई तुझे, तूने उसको हड़प लिया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। रवि को हड़प लिया, दया नहीं आई। ठीक है, तो याद हो गया रवि रिवर पे, रावी पे। ठीक है, तो रावी को कैसे कर लिया? रवि को हड़प लिया, दया नहीं आई। ठीक है, पंजाब में रवि को हड़प लिया, दया नहीं आई। ठीक है, आया? पंजाब में रवि को हड़प लिया, दया नहीं आई। 1921 रुपये ले लिए उसके। ठीक है, ऐसे तरीका होता है। देखो ये मेरा तरीका है ऐसे याद करने का। अगर आपको इससे कोई अच्छा तरीका मिलता है आप वैसे भी याद कर सकते हो, वरना जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे भी याद कर सकते हो। रवि को पंजाब में हड़प लिया, दया नहीं आई, उसके 1921 रुपये ले लिए। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा कहते हैं धोबी पछाड़। ठीक है, कुश्ती करते हैं ना, कहते हैं धोबी पछाड़ दी। ठीक है, धोलावीरा धोबी पछाड़ दी, भाई बड़ा जोश आ रहा है उसमें। तो जोश से क्या हो गया? जेपी जोशी, यार बड़ा जोश आ रहा था उसमें, उन्होंने क्या किया? उसको धूल चटा दी। ठीक है, या धोबी पछाड़ दे दी, तो उससे क्या? धोलावीरा। ठीक है, या वरना वीरा, पंजाबी में कहते हैं ना वही वीरे, तो वीरा भी हो गया जोशीला आदमी। ठीक है, तो धोलावीरा। ठीक है, जेपी जोशी। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, लोथल। ठीक है, लोथल, लोथल का एक मतलब भी ये भी होता है कि सुस्त आदमी। ठीक है, आलसी आदमी। तो जो हमारे राव साहब हैं, एक वो एक्टर है ना राव, तो कह सकते हैं कि भाई राव साहब हैं वो बड़े क्या हैं? लोथड़े से हैं, मतलब आलसी हैं खूब ज़्यादा। ठीक है, और भोग लगाते रहो बस उन्हें, मतलब खाते रहेंगे
है लोथल, आलसी इंसान है राव साहब। ठीक है, गुजरात मेन शहर देखो गुजरात और राजस्थान ही है, और बाकी पाकिस्तान की कराची, पंजाब, ये कराची सिंध में ही आता है। ठीक है, ये स्पेस कहाँ पे मिला बस हमने वो बता दिया, सिटी की कराची मिला, सिंध में ही कराची आता है। ठीक है, और पंजाब हो गए, पाकिस्तान वाला पंजाब है, इसका याद रखना। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें मिली थी। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, अब देखो कालीबंगा, इससे क्या याद आ रहा है हमें कि बैंगल्स होती है ना, कड़े या चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये जो कालीबंगा है ना, यहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी, सच में मिली थी, मजाक नहीं कर रहा। ये जो कालीबंगा है ना, यहाँ पे क्या मिली थी, यहाँ पे हमें चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे कि किस शहर में क्या मिला है और किस शहर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है। तो कालीबंगा में हमें चूड़ियाँ भी मिली हैं, जली हुई चूड़ियाँ, मतलब यहाँ पे चूड़ियों का काम होता था, कांच का काम होता था इस शहर में। ठीक है, 1961 में हुआ। बीबी लाल। ठीक है, बीबी वाइफ, लाल लाल चूड़ियाँ पहनती है। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा कालीबंगा, बंगा बैंगल्स, चूड़ियाँ, तो कालीबंगा। ठीक है, काली चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, सच में कालीबंगा में काली चूड़ियाँ मिली हैं। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, कालीबंगा, बैंगल्स, चूड़ियाँ, बीबी लाल, लाल लाल चूड़ियाँ बीबी। वहाँ ऑप्शन में आप देखते हैं, आराम से इसको लगा लो। ठीक है, घाघरा, घाघरा चोली होता है ना, घाघरा चोली गुजरात में पहनने की ड्रेस होती है, या खाने का होता है शायद, नहीं पहनने का होता है। तो घाघरा, उससे याद रहेगा कि घाघर रिवर के पास मिली है। कहाँ पे, राजस्थान में। अब देखो राजस्थान गर्मी, रेगिस्तान है खूब ज़्यादा। अब वो रेगिस्तान में क्या होगी, काली पड़ गई चूड़ियाँ रखी रखी। कालीबंगा कहाँ, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान में काली चूड़ियाँ पड़ी पड़ी, चूड़ियाँ पड़ी पड़ी काली हो गई, तो कालीबंगा याद आ गया। लाल लाल बीबी, बीबी पहनती है लाल लाल चूड़ियाँ, मारा होगा कि भाई काली क्यों लेके आया। ठीक है, और फिर देखो चानू दारो। ठीक है, चानू दारो। अब चानू दारो का देखो एमजी मजुमदार है सिंध में। ठीक है, अब सिंध है ना, सिंध में भी बड़ा रेगिस्तान है। जैसे इंडिया का जो ये राजस्थान का जो थार मरुस्थल है ना, थार रेगिस्तान, इधर ये थार रेगिस्तान है। जितना इंडिया में है ना, उतना या उससे थोड़ा सा कम पाकिस्तान में है ये। तो उधर भी रेगिस्तान है और इंडिया में भी रेगिस्तान है। तो जो रेगिस्तान वाला इलाका है ना, सिंध, सिंध में ज़्यादातर क्या है, रेगिस्तान ही है। ठीक है, तो सिंध में आप क्या करोगे कि बड़ी गर्मी है वहाँ पे। ठीक है, मजदूरी करते हैं लोग, मजुमदार। सिंध में गर्मी है और मजबूरी में बड़े मेहनत करते हैं। ठीक है, मजुमदार। ठीक है, चानू दारो। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे कि चानू दारो कोई इंसान है। ठीक है, वो बड़ी मेहनत करता है, मजुमदार, या इसका नाम रख सकते हो आप चानू दारो मजुमदार। ठीक है, ऐसे याद रख लो, चानू दारो मजुमदार। मजुमदार तो सरनेम भी होता है, तो चानू दारो मजुमदार ऐसे याद कर सकते हो आप, सिंध। ठीक है, और ईयर इनके याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आपको आराम से। ठीक है, ये करने के बाद 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट लिख लेना अपने जो नोट्स बनाओगे ना, उसमें ऐसे पॉइंटर लगा के, ऐसे ना, जैसे ये मैंने पॉइंटर्स लगाए ना, ऐसे पॉइंटर लगा के लिख लो। जैसे पॉइंटर लगाया रेडियो कार्बन डेटिंग C14, ये डेट लिख ली हमने। ऐसे पॉइंटर लगाए शहर किसने ढूंढा। तो ये तो मेरा तरीका है करने का, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आपका अगर कोई तरीका है पढ़ाई का तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इनको छोड़ दो, ये भीमबेट का। ठीक है, ये एक गुफा है खूब पुरानी। ठीक है, नर्मदा रिवर के आसपास है MP में। ठीक है, रॉक पेंटिंग है, ये क्यों फेमस है भीमबेट का। ठीक है, इसमें भी एक ऐसे पॉइंटर लगा लेना, भीमबेटका लिख लेना, और लिखना कहाँ पे, नर्मदा रिवर पे, मध्य प्रदेश में। और यहाँ की फेमस क्यों है ये भीमबेटका, रॉक पेंटिंग, मतलब जो अंदर गुफाएं हैं ना, जो पत्थर हैं वहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं खूब, हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी। कोई मतलब उसका भी पता नहीं चला कि कितने साल पुरानी है। कोई कहता है लाखों साल पुरानी है, कोई कहता है हजारों साल पुरानी, मतलब काफ़ी पुरानी है पेंटिंग्स। ठीक है, भीमबेटका में। और एक और चीज़ याद रखो, कॉपर माइन। ठीक है, जो तांबे की जो गुफा, वो तांबे की जो खदान है ना, वो वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, पश्चिम जो राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान, वो क्यों फेमस है, वो तांबे की, ठीक है, तांबे की माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, तांबे की खदान है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तांबा यहाँ से निकलता है, वेस्टर्न राजस्थान से। तो ये पॉइंटर लगा लो, ये जो बाकी है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब होगा मैं पढ़ाऊंगा इसको आराम से। ठीक है, अभी क्या था, अभी हमने ये सिटीज़ पढ़े हैं, एक क्वेश्चन सीधा इस पे से बनता है। और एक और चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये भी आप कर लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करेंगे,
फिर कल से थोड़ा लय में आएंगे, धीरे धीरे ना अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। ये देखो ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। हिंदी में तो ब्रॉन्ज को बोलते हैं हम कांस्य पदक। ओलंपिक्स में मिलते हैं ना गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज क्या होता है? कांस्य, ठीक है। और ये ब्रास क्या होता है? पीतल, ठीक है। तो पीतल किन चीज़ों से मिलके बना होता है? कॉपर और जिंक से, ठीक है। और ये जो ब्रॉन्ज होता है कांस्य, ये किससे बना होता है? कॉपर और टीन से, ठीक है। इसको देखो, इसको तो कोई तरीका नहीं होता, ये तो याद करना होता है आपको किससे क्या मिलके बना हुआ है। लेकिन मैंने कैसे याद किया था इंग्लिश में कि ब्रास में देखो जेड नहीं है, ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य और आपका पीतल। तो देखो ब्रॉन्ज में क्या है? जेड है, तो यहाँ हम जेड नहीं लेंगे। ब्रास में जेड नहीं है तो हम यहाँ जेड लेंगे। जेड एन क्या है? ये जिंक। और ये सी यू क्या होता है? ये कॉपर का साइन होता है, याद करने के लिए। सी यू क्या होता है? कॉपर। जेड एन क्या होता है? जिंक, ठीक है। इनका हिंदी में मत करना, इंग्लिश में ही याद करो इनको। कॉपर। टी आई एन क्या होता है? टीन, ठीक है। ये मेटल्स हैं, टीन, कॉपर, जिंक, कॉपर। तो जो ब्रास होता है ना, ठीक है, वो किससे बना होता है? कॉपर। कॉपर तो देखो दोनों में ही है, बात बस जिंक और टीन की है। तो यहाँ पे ब्रास में जेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जेड घुसेड़ दो, जेड एन हो गया। ब्राउन में जेड है? हाँ है, तो यहाँ टीन आ जाएगा, कॉपर और टीन, कॉपर और। क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि ब्राउन में कॉपर के साथ जिंक है या टीन है, ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ब्राउन में जेड है ना, तो यहाँ जेड नहीं आएगा, तो यहाँ टीन आ जाएगा। ब्रास में जेड नहीं है ना, तो यहाँ जेड आ जाएगा, जेड एन, ठीक है। एक तरीका है छोटा सा, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे कि देखो कहाँ पे कौन से शहर में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है। ये मैं हिंदी में बोलता रहूँगा, जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में अपना नोट करते रहना, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं बाद में नोट्स भी प्रोवाइड करने की, कहीं से मुझे अगर हिंदी में नोट्स मिलते हैं मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। वरना बुक में बताऊँगा कौन सी लेनी है, उसमें तो हिंदी में सब कुछ लिखा ही होगा, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें सब कुछ हिंदी में आपको लिखा होगा। लेकिन कुछ बुकें में क्या है ना, मिस प्रिंट है, ठीक है, ख़राब है, मतलब क्वेश्चन उसमें गलत सलत भी दे रखे हैं। तो मैं बुक बताऊंगा आपको कौन सी लेनी है, अगर ले सकते हो ठीक है, वरना आप मुझे बता देना, मैं आपको ना उसकी PDF बना के फ़ोटोज़ की मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको बुक नहीं लेनी तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको उसकी, मेरे पास जो बुक है मैं उसकी फ़ोटोज़ खींच के ना चैप्टर वाइज PDF बना के उसको मैं आपको दे दूंगा। फिर आप, क्योंकि देखो नोट्स तो बनाना पड़ेगा, भले आपके पास बुक है या नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, जब भी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। वरना क्या होगा, आप बुक से पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन क्या होगा, चलो रहने दो, ठीक है। जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, ये आपको 1 साल बाद भी याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था, ठीक है। अब ये कहाँ पे क्या मिला, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। देखो कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं, जो हमारा ये बैच है वो 1 साल में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि कोर्स खूब बड़ा है और हमें भाग दौड़ भी नहीं करनी कि हम सोचें कि 2 ही दिन में हमें सब कुछ पढ़ लेना है, तो कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। हमारे जैसे हम 8th 9th क्लास पढ़ते हैं ना, पूरे साल हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, डेली का हम 25 मिनट आधा घंटा हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसका जुड़ने का देखो क्या प्रोसेस है। पूरा जो 1 साल का कोर्स है, इसकी फ़ीस है आपकी 3,000 रुपये, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको एक साथ फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। आपको 3 महीने में फ़ीस देनी है, ठीक है। भले आप ऐसा कर लो कि 1,000 हर महीने दे दो, 1,000 इस महीने दे दी, 1,000 अगले महीने दे दी, 1,000 उससे अगले महीने दे दी, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 3,000 एक साथ दे सकते हो, आप एक साथ दे दो, वरना आप 3 महीने में दे दो, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप वैसे दे सकते हो, तो आपको एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर एक जोर भी नहीं पड़ेगा कि आपको मतलब एक साथ देनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपके पास 3 महीने, आप आराम से 3 महीने में भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, और बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज तो मैंने बस ये आपको डेमो देने के लिए ना थोड़ा सा पढ़ाया है, कल से आपको मैं प्रॉपर ऐसे अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ मैंने अपने हाथों से जो नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ उनमें से पढ़ाऊंगा, कुछ मैं आपको बुक में से पढ़ाऊंगा और कुछ मैं बाहर से पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी जुटा सकें, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ के बारे में एक साथ जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो नई नई जो भी जानकारी मिलेगी वो हम नोट करते रहेंगे, ठीक है। कल परसों से हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे, और कौन से आ सकते हैं आगे चल के, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद।